नमस्ते, शैल्बी हॉस्पिटल जबलपुर के फेसबुक पेज पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज जैसे कि ट्यूसडे है, हमारे समक्ष उपस्थित हैं शैल्बी हॉस्पिटल के वरिष्ठ कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशीष तिवारी सर एवं डाइटिशियन गरिमा तिवारी मैडम। मैम आपका स्वागत है। सर आपका स्वागत है। आपका एक संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों के लिए। नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष तिवारी, मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ शैल्बी हॉस्पिटल जबलपुर में। और आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है डाइट आफ्टर कार्डियक सर्जरी एंजियोप्लास्टी के बाद। So with this I will like to introduce our dietitian. So we have full panel of 3 dietitian on board in Shelby Hospital जबलपुर। और डाइटिशियन गरिमा तिवारी हमारे सारे पेशेंट्स की डाइट का ख्याल रखती है इन हाउस, और पोस्ट एंजियोप्लास्टी किस तरीके की डाइट का वो ख्याल रखना पड़ेगा, इस सब बारे में वो अपना ख्याल रखती है। सो विद दिस आई विल स्टार्ट विद मैडम के साथ हम आज का डिस्कशन रखेंगे। उसमें सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना चाहूँगा कि किसी भी तरीके की डाइट जो होती है वो लॉन्ग टर्म में इफेक्ट करती है। लॉन्ग टर्म मीन्स एटलीस्ट फॉर फ्यू मंथ। तो ऐसा नहीं कि अगर डाइट फॉलो आज से करना शुरू करेंगे तो आपको कल से या परसों से फायदा होना शुरू हो जाएगा। उसके लिए कुछ महीनों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और उसके बाद ही आपका फायदा पहुँचना शुरू होगा। इस तारतम्य में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे पेशेंट जिनकी एंजियोप्लास्टी होती है या जो एक्यूट क्रिटिकल इलनेस से निकलते हैं, उनका एटलीस्ट फॉर 1 और 2 वीक स्ट्रिक्ट डाइटरी प्लान फॉलो नहीं होता है। इसलिए मैं अपने हमेशा एंजियोप्लास्टी पेशेंट को या हार्ट सर्जरी पेशेंट जो तुरंत घर जा रहे होते हैं, उनके एंजियोप्लास्टी का जो प्लान है, डाइट आहार प्लान है, वो उनके लंबे समय के प्रिवेंशन के लिए और लंबे समय में हार्ट की सुरक्षा के लिए होता है। तो उसको तुरंत हम फॉलो नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट फॉर 1 और 2 वीक दे शुड बी रिकवरिंग। एक बार उनकी रिकवरी कंप्लीट हो जाए उसके बाद फिर डाइट, हाँ हालांकि कुछ चीजें जो है खाने में परहेज होता है, पहले सकते हैं। इसी में पूछना चाहूंगा कि आजकल जो डाइट प्लान हम कार्डियक पेशेंट को एडवाइस कर रहे हैं उसमें क्या मेन बातें बता रहे हैं। एक नॉन डायबिटिक के लिए एक नॉन डायबिटिक पेशेंट का दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं इसको। एक डायबिटिक पेशेंट का डाइट चार्ट और एक नॉन डायबिटिक पेशेंट का डाइट चार्ट, जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जिसका वजन ज्यादा है। तो नॉन डायबिटिक पेशेंट के चार्ट, नॉन डायबिटिक पेशेंट जो मरीज जिनको मधुमेह की बीमारी नहीं है और जिनको हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, उसके लिए कुछ मुख्य बातें आप क्या बताना चाहेंगे? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि उन्हें कम कोलेस्ट्रॉल वाला खाना खाना चाहिए, उनमें फाइबर युक्त खाना देना चाहिए। उनका एक नॉर्मल बैलेंस डाइट होना चाहिए, जिसमें से हमें 2 से 3 चम्मच हमें छोटे चम्मच तेल का इस्तेमाल करना चाहिए। तेल में हमें सोयाबीन, सफोला ये तेलों का इस्तेमाल करना चाहिए। फाइबर रिच, प्रोटीन रिच भी डाइट हमें उनमें देना चाहिए। विटामिन और मिनरल्स का भी ध्यान हम पूरा डाइट चार्ट जब मेंटेन करते हैं, बनाते हैं, तो हमें पूरा प्रोसेस हम डाइट चार्ट का वैसा बनाते हैं जैसा पेशेंट को कि हम दे सकें उनको, है ना। मतलब कि जैसे ये पेशेंट हमारा डायबिटिक नहीं है तो उस पेशेंट के लिए हम सबसे पहले तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना है, उसमें विटामिन कितनी है, विटामिन B12 की कमी तो नहीं है, विटामिन D3 की कमी तो नहीं है, हम इस बेस पे भी ध्यान दिया जाता है। और यही अगर डायबिटिक पेशेंट है तो उसके लिए क्राइटेरिया बिल्कुल अलग हो जाता है। जैसे हमें शक्कर, गुड़, शहद, मिठाइयाँ, घी, मलाई, मक्खन, केक, पेस्ट्री, आइसक्रीम, शरबत, ये सब चीज़ें हम बिल्कुल अवॉइड करते हैं। कुछ चीज़ों में हम, जैसे नॉन वेजिटेरियन पेशेंट होता है तो हम उनमें मीट अवॉइड कर देते हैं, चिकन अवॉइड करते हैं। एग दे सकते हैं, एग वाइट दिया जा सकता है। उसमें कुछ और चीज़ें भी होती हैं, उसमें भी 2 से 3 छोटे चम्मच तेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। ग्रीन वेजिटेबल अच्छी मात्रा में खाई जा सकती है उसमें। ऊपर से कार्डियक पेशेंट को ऊपर से नमक नहीं दिया जाता है बहुत ज़्यादा, एक नॉर्मल रेंज में नमक दिया जा सकता है उनमें। एक मेन बात होती है उसमें कि हमें फाइबर उनमें बढ़ाना रहता है, क्योंकि वो डायबिटिक पेशेंट है। तो उसमें हम कुछ ऐसा करते हैं क्वांटिटी कि 8 किलो गेहूं में 1 किलो चना और 1 किलो सोयाबीन को 1 किलो सोयाबीन मिला के ऐसे 10 किलो का आटा बनवा के रखते हैं। उसमें उनको हाई प्रोटीन भी मिल जाता है, हाई फाइबर भी मिल जाता है और कुछ चेंजेस उसमें कर दिया जाता है। ये डायबिटिक पेशेंट के लिए फ्रूट्स में भी होता है, जैसे हम केला नहीं देते, आम नहीं देते, चीकू नहीं दिया जाता, सीताफल नहीं दिया जाता, तो फिर फ्रूट्स में क्या दे सकते हैं? तो फ्रूट्स में हम सेब दे सकते हैं, पपीता दे सकते हैं, जामुन दे सकते हैं, अमरूद दिया जा सकता है। तो ऐसा हम डायबिटिक पेशेंट के लिए प्लान करते हैं। नॉन डायबिटिक के लिए हमने कंक्लूड किया। मैं उसमें बस 2 बातें और जोड़ना चाहूँगा। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन आप बोलता है कि आप फिश को दे सकते हैं कार्डियक पेशेंट में, और 2 से 3 सर्विंग पर वीक दे सकते हैं। तो और दूसरा जो रिकमेंडेशन अभी रिसेंट आया है, अपार्ट फ्रॉम यूजुअल डाइट प्लान आपने बताया, उसमें ये रिकमेंडेशन है
कि कोई स्पेसिफिक ऑयल फेवर नहीं करते, हाँ सोयाबीन कोई स्पेसिफिक ऑयल फेवर नहीं करते, इवन जो एक्सेप्ट ऑफ जिसमें भी अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड फैट को अवॉइड करना है, अदरवाइज हर तरीके का ऑयल आप यूज कर सकते हैं। देयर आर स्टडीज जिसमें हम देशी घी का भी कोई इंफीरियर ऐसे कंपोनेंट नहीं है, तो बेसिकली हर तरीके का ऑयल आप उपयोग कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो ऑयल जो 400 रुपये लीटर 500 रुपये लीटर और जो हाई एंड वेरी कॉस्टली ऑयल है, क्या उससे आपका हार्ट स्वस्थ रह सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा रिफाइंड ऑयल को लोग अवॉइड करें, अनरिफाइंड ऑयल अगर लेते हैं तो वो बहुत उनके लिए बेस्ट है। यस, तो वो किसी भी तरीके का ऑयल ले सकते हैं, एक बात ये, और फिश ले सकते हैं, एग व्हाइट ले सकते हैं। तो ये नॉन डायबिटिक पेशेंट के लिए ये बातें हो गई। तो इन नॉन डायबिटिक पेशेंट को, क्योंकि नॉन डायबिटिक पेशेंट जो होता है वो जनरली हार्ट की समस्या उसको कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम से या ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम से होती है। तो ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? डाइट के हिसाब से नमक कम करके, जैसा आपको पता है, और कोलेस्ट्रॉल को डाइट कैलोरी डेफिशिएंट रख के कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम नॉन डायबिटिक जो हार्ट के पेशेंट हैं उनका डाइटरी मैनेजमेंट कर सकते हैं। और ये सारा मैनेजमेंट हफ्ते 2 हफ्ते के बाद से स्ट्रिक्ट शुरू होता है। इनिशियल पार्ट में केवल उसको कुछ तली हुई चीजें मना करते हैं वो खाने, जिससे कि इनिशियल पार्ट में पेशेंट को एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, इन सब होने की समस्या भी होती है, क्योंकि मरीज ब्लड थिनर या एस्पिरिन वगैरह पे होता है जो नोन टू कॉज गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रिक अल्सर, इन सबको कराते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचना है जो चीज़ें गैस्ट्राइटिस कराती हैं, गैस्ट्रिक अल्सर कराती हैं। नाउ कमिंग टू सेकंड पार्ट, डायबिटिक पेशेंट एक मेजर चंक है हमारी प्रैक्टिस का हार्ट के मरीजों का। और जब ये मेजर चंक है तो इनका 2 तरीके का मैनेजमेंट हमको जानना चाहेंगे हम। पहला तो ये डायबिटिक मेरे पेशेंट्स अपनी डायबिटीज को कैसे कंट्रोल करें, और डायबिटिक पेशेंट्स को जो डाइट है उसमें आप मेजॉरिटी रूप से क्या क्या रिकमेंड करते हैं चाहते हैं, क्योंकि इनमें से कई मरीज ऐसे होते हैं जो इनिशियल फेज में हाइपोग्लाइसीमिया भी होने का रिस्क रहता है। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी, जैसे डायबिटिक पेशेंट होते हैं, अगर वो कार्डियक भी हैं तो अपनी डाइट को स्ट्रिक्टली फॉलो करें, जैसे डॉक्टर बोलते हैं उनकी मेडिसिन वैसे लें, कुछ एक्सरसाइज करें, योग करें, तो उसके लिए उनके लिए वो भी बहुत अच्छा है। जैसे मैंने पहले भी बताया कि कुछ फ्रूट्स अपने, जैसे डायबिटिक पेशेंट हमेशा यही पूछते हैं कि मैम फ्रूट्स क्या क्या ले सकते हैं, तो हम जैसे फ्रूट्स में अपन एप्पल लिया जा सकता है, पपाया लिया जा सकता है, जामुन लिया जा सकता है, गुआवा लिया जा सकता है। तो ये फ्रूट्स अपने डाइट में इंक्लूड करना है। और क्या नहीं लेना है, केला नहीं लेना है, आम नहीं लेना, चीकू नहीं लेना, सीताफल नहीं लेना है। तो ये सब चीज़ें को अपन को अवॉइड करना है। मैदे वाली चीज़ें, जंक फूड, ये नहीं लेना है। एक टाइम मेंटेन करना है कि अगर हम 7 बजे सुबह नाश्ता कर रहे हैं तो हम हर दिन 7 बजे ही नाश्ता करें। ऐसा नहीं हो कि हम एक दिन 7 बजे करें, फिर 10 बजे करें, फिर 12 बजे करें, 2 बजे करें। तो उससे भी बहुत देखा जाता है कि डायबिटिक कंट्रोल नहीं हो पाती है, क्योंकि जो डाइट है और जो मेडिसिन है, अगर वो सच में एक टाइम पे चलने लगता है तो फिर वो बहुत अच्छे साइकिल में जाने लगता है पेशेंट, और वो रिकवर भी होता है पेशेंट। तो इसके हम ये चीज़ें कर सकते हैं डायबिटिक पेशेंट के साथ। तो डायबिटिक पेशेंट में हम एक तो ध्यान रखते हैं मरीजों का कि आपका 3 मंथ का जो HbA1c है, 3 मंथ वाला जो शुगर है, वो करीब 7 के आसपास रहे, प्रेफरेबली 7 से नीचे रहे। और अगर वो 7 से नीचे आपको मेंटेन करना है तो जैसा कि मैडम ने बताया, आपको मैदे की चीज़ें और आपको कैलोरी का ध्यान रखना पड़ेगा। तो इसमें बहुत सारे लोग जो मिस्टेक करते हैं वो ये समझते हैं कि डायबिटिक पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ता है वो तले हुए खाने से बढ़ता है, जबकि किसी भी तरीके की डाइट जो कैलोरी में अधिक है उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है, आपकी शुगर अनियंत्रित हो सकती है। तो इसमें सर्वप्रथम जो राइस है, हम लोग नॉर्मल राइस के बारे में आप बताना चाहेंगे कि किस तरीके का राइस, कई लोग पूछते हैं ये वाला राइस खाएं या वो वाला राइस खाएं, दूसरे तरीका ब्राउन राइस खाएं, तो क्या डिफरेंट तरीके के राइस का कोई फर्क पड़ता है? ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग अलग है क्या सबका? अगर है तो किस तरीके का राइस प्रेफर करना चाहिए डायबिटिक में? राइस तो हम वाइट राइस भी दे सकते हैं और ब्राउन राइस भी दे सकते हैं। बस प्रोसेस ये करना है कि अगर हम राइस बना के देते हैं उनमें, तो हम उसको भगा के दें, जैसे पहले के लोग करते थे कि उसको हम कुकर में ना बना के उसको हम पतीले में बनाते हैं और उसका पानी निकालते हैं और फिर वो हम डायबिटिक पेशेंट को ऐसा दिया जाता है। तो वैसा अगर एक रोटी खाता है तो 1 बाउल राइस अपन दिया जा सकता है, चाहे वो ब्राउन राइस हो और चाहे वो वाइट राइस हो। इसमें कोई भी मतलब ये मिथ है कि वाइट राइस खाएंगे तो शुगर बढ़ जाएगी, और ऐसा नहीं होता है। आप दोनों राइस खा सकते हो, ब्राउन राइस भी खा सकते हो और वाइट राइस भी खाया जा सकता है।
तो कैलोरी डेफिशिएंसी इज द की हियर। और जो आटा भी बताया, जो रोटी भी बताया, उसको अगर मिक्स करके खाएं, मिक्सरिन के साथ खाएं, तो डायबिटिक पेशेंट में शुगर कंट्रोल होता है। यहाँ ये बात बताने की बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी तरीके के डायबिटिक मरीजों में अगर डायबिटीज कंट्रोल नहीं होती है तो ये मान के चलना होता है कि उनको हार्ट की बीमारी बढ़ती है। सो डायबिटिक पेशेंट्स में हार्ट की बीमारी का प्रोग्रेशन बहुत ही स्पीड से होता है। अगर बाकी लोगों में 10 साल में हार्ट की बीमारी प्रोग्रेस होती है, तो डायबिटिक मरीजों में एक बार हार्ट की बीमारी होने पे ये बात 2 या 3 साल में भी हो सकती है। और कई बार आपने पास देखा होगा कि आपको कोई बाईपास हुआ या एंजियोप्लास्टी हुई, उसके बाद उन्होंने डायबिटिक पेशेंट की दोबारा एंजियोग्राफी कराई है या कोई सीटी एंजियोग्राफी कराई, तो उसमें उनके जो ब्लॉकेज बढ़ गए या ब्लॉकेज कहीं ज़्यादा हो गए, एंजियोप्लास्टी मरीज को बाईपास की जरूरत पड़ी या बाईपास वाले मरीजों के बाईपास के ग्राफ्ट ब्लॉक हो गए। और उस समय ये समझना बहुत मुश्किल होता है कि ऐसा क्यों हुआ। अगर आप इन सभी केसेस के डिटेल में जाएंगे तो 2 बातें निकलती हैं। पहला, या तो पेशेंट की डाइट इनएडिक्वेट है, और अधिकांश पेशेंट का जब आप HbA1c कराएंगे ऐसे मरीजों का जिनको दोबारा ब्लॉकेज हो रहे हैं, आपका HbA1c 8, 9, 10, कई बार 11 भी मिलता है। तो बहुत सारे केसेस को, बहुत सारे मरीजों में दोबारा ब्लॉकेज को कंट्रोल किया जा सकता है अगर आपकी डायबिटिक कंट्रोल है। इस बात पे हम बार बार एम्फसाइज करना चाहेंगे। इसके अलावा जो डाइट चार्ट डायबिटिक पेशेंट में बताया गया, उससे आपका ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल भी मैनेज होता है, डायबिटीज ही मैनेज होती है, और आपकी डायबिटीज की दवाइयाँ धीरे धीरे कम हो सकती है। और जो मैंने बताया कि ब्राउन और वाइट राइस में आपको कैलोरी डेफिशिएंट रहना है, राइस कम खाना है, और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप चाहें तो ब्राउन राइस खा सकते हैं, चाहे वाइट राइस खा सकते हैं। मैडम, इसमें मैं फाइबर के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि इन हमारी डाइटरी में फाइबर का उपयोग काफ़ी कम होता है इंडियन डाइट में, स्पेशली इंडियन जो मॉडर्न डाइट है जिसमें प्रोसेस्ड फूड काफ़ी आ चुका है। तो फाइबर के लिए क्या क्या आप रिकमेंड करना चाहेंगे करंट सिनेरियो में? सर, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि फाइबर के लिए हम जैसे अंकुरित मूंग खा सकते हैं, अंकुरित दालें खा सकते हैं। उसके लिए हमें वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल जितनी ज़्यादा खाएंगे उतना अच्छा है। सैलेड ले सकते हैं, सैलेड को हमें इंक्लूड करना है अपने ब्रेकफास्ट में भी, आप सैलेड इंक्लूड कर सकते हैं, लंच में भी और डिनर में भी, है ना। और जब हम अगर दलिया या खिचड़ी बनाते हैं तो उसमें भी दालें और वेजिटेबल अगर इंक्लूड करते हैं तो फाइबर की कमी हम वहाँ पूरी की जा सकती है। तो ये सच बात है कि हमारे इंडियंस में फ्रूट और वेजिटेबल को लोग इतना जल्दी नहीं खाते, दाल रोटी या दाल चावल ऐसा खाना पसंद करते हैं ज़्यादा। तो ब्रेकफास्ट के समय भी और लंच के समय और डिनर के समय भी आपको फ्रूट्स और वेजिटेबल अपना ध्यान रखना है। और जैसा डाइट चार्ट में लिखा रहता है वो अगर आप फॉलो करेंगे तो उसमें एक बैलेंस डाइट भी रहती है। तो उस हिसाब से आपका रहता है कि कितनी फाइबर खाना है, कितना वेजिटेबल खाना है, या कितना कार्बोहाइड्रेट, कितना प्रोटीन लेना है, वो आपके डाइट चार्ट में मेंशन किया जाता है। So Indian diet is basically carbohydrate rich diet, and carbohydrate rich diet जिसमें लोग रोटी चावल is the major part of the food। तो हमारा फोकस इस बात पे है कि इसमें हम थाली को कंप्लीट करें। उस प्लेट की या थाली को कंप्लीट करने के लिए हमें उसमें पोर्शन को, सलाद का पोर्शन है, मूंग दाल का पोर्शन, ये सब ज़्यादा डालना होगा जिससे वो एक होलसम डाइट बन सके। तो इन सब जब इस तरीके की डाइट लेता है तो मरीज का टोटल कैलोरी इंटेक उतना ही हो जाता है और सकाइटी मिल जाती है। तो कई बार पेशेंट हमसे कंप्लेन करता है कि हम बहुत क्रैश डाइट कर रहे हैं, और क्रैश डाइट करने के बाद हम जैसे हमने डाइट बंद किया वापस वेट गेन हो गया। तो इस बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? क्रैश डाइट के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। एक नॉर्मल डाइट और अपनी डाइटिशियन से कंसल्ट करना चाहिए, और फिर अपनी जो डाइट प्लान बनती है उस हिसाब से आप डाइट करिए। क्योंकि क्या होता है, जो क्रैश डाइट है या कीटो डाइट है, एक टाइम तक ही आप कंटिन्यू कर सकते हो, वो हमेशा के लिए नहीं हो सकता। तो आप 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए अपनी डाइटिशियन से कंसल्ट करिए और उनसे डाइट चार्ट बना के वो फॉलो करिए, तो आपका वेट लॉस वैसे ही हो जाएगा। So as a scientific person, we here want to disclaimer that we are not against any diet. We are just saying any diet is having its own benefit भी हो सकते हैं और लॉस भी हो सकते हैं। एंड बहुत ज़्यादा साइंटिफिक एविडेंस कार्डियोलॉजी में नहीं है किसी पर्टिकुलर डाइट के लिए। तो हमें किसी पर्टिकुलर डाइट, बट जो भी डाइट करें वो आपका सस्टेन डाइट होना चाहिए और सस्टेन डाइट के साथ हो। तो शेल्बी हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में आप क्या सारे पेशेंट्स जो हमारे डिस्चार्ज होते हैं उनको डाइट चार्ट प्रोवाइड करती हैं, काउंसलिंग करते हैं, कैसे करते हैं? कैन यू एक्सप्लेन हमारे दर्शकों को समझा सकते हैं कि हम कैसे फॉलो करते हैं अपनी डाइट के प्रोग्राम यहाँ?
जैसे कि हमारा डिस्चार्ज पेशेंट होता है तो उसे मतलब हमें एक पर्टिकुलर 3 डेज़ का उनका टाइम रहता है, तो हम हर डे उनको जाके काउंसलिंग करते हैं। उसके बाद हमारा जो यहाँ का हॉस्पिटल का प्रोटोकॉल रहता है हम उसे फॉलो करते हैं, और उसे हम जब डिस्चार्ज होता है पेशेंट तो हम उसे प्रॉपर डाइट चार्ट देते हैं, डिस्चार्ज जिसको डिस्चार्ज डाइट का कहा जाता है, और उसके हिसाब से ही फिर पूरा प्रॉपर जो डाइट प्लान करते हैं वो पेशेंट के हिसाब से फिर वो 3 मंथ या 2 मंथ के लिए उसे वैसे दिया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि इन शेल्बी हॉस्पिटल जबलपुर, स्पेशली कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट इन ऑल द डिपार्टमेंट आल्सो, हम डाइटरी मैनेजमेंट इज अ पार्ट ऑफ हार्ट प्रॉब्लम मैनेजमेंट। तो हम अगर किसी पेशेंट को मैनेजमेंट करते हैं, हार्ट का मैनेजमेंट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली उसको कोई एक्स्ट्रा पेमेंट नहीं करना होता, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होते, ना ही उसको कोई एक्स्ट्रा इधर उधर घूमना होता है। उसको बेड साइड डाइटरी मैनेजमेंट उसके आगे के भविष्य के लिए मिल जाता है। इस बात पे जिससे आगे के प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। जो उसको हार्ट की बीमारी आज हो गई, लेकिन अगर वो एक बार हमने उसका इलाज कर दिया है तो आगे उसको भविष्य ठीक रहे, इस बात पे हमारा ज़्यादा फोकस है। और इन सब से आप एक कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट या हृदय रोग विभाग के मरीजों का विश्वास बढ़ता है, और इससे उनके घर वालों का विश्वास बढ़ता है, और धीरे धीरे उनका पूरा परिवार स्वस्थ हो जाता है। तो ये हमारा टारगेट है कि अगर हम किसी घर परिवार में किसी एक हार्ट के मरीज को देखें तो उनके परिवार के बाकी मरीजों को भी कुछ ना कुछ फायदा मिले। अगर हम एक मरीज को कुछ स्वास्थ्य बातें बताते हैं तो वो उनके घर परिवार में भी जाए। With this, we would like to conclude here, and thank you, Dr. Karma, to come on board and explaining this beautifully to all listeners. Thank you very much. Thank you, Pallavi.